आप क्लोजली चीज़ों को देख रही होंगी, मुझे बताइए कि जो सीबीएसई का पेपर लीक का प्रोविज़न है, व्हाट आर एग्जैक्टली द फॉल्ट एरियाज? आप ये समझिए कि आप एक कंसल्टेंट हैं और चूंकि हम लोग यूपीएससी कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन, हमें डर है कि लगभग उसी तरह से जैसे कि सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, यूपीएससी का पेपर भी लीक हो सकता है. एडवाइज अस द सिस्टमिक चेंजेस वी कैन ब्रिंग सो दैट द यूपीएससी पेपर इज नॉट लीक्ड बेस्ड ऑन द सीबीएसई पेपर लीक एक्सपीरियंसेस. सवाल समझे जी. सर फर्स्टली जो पेपर जनरेशन का जो प्रोसेस होता है और उसको सेंटर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा मॉनिटर्ड होना चाहिए स्ट्रिक्टली. अभी क्या प्रोसेस है सर? अभी सर प्रॉपर तो नहीं पता मुझे, बट फिर भी मैं थोड़ा बता. सामान्य नियम है वो ये है कि सीबीएसई के सेंट्रल जगह से पेपर्स को ट्रंक्स में जमा करके और जैसे बैंक में पैसा ले जाया जाता है ऐसे सील करके बैंक तक ले जाया जाता है, बैंक में रख दिया जाता है, बैंक के स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है. सुबह परीक्षा से पहले उसे निकाला जाता है, लॉक्ड रहता है और वो सेंटर पे पहुंचता है. सेंटर में जो अधीक्षक होता है वह उसको खोलता है और उसके बाद उस पेपर को 1 घंटे के पहले लगभग रूम्स के हिसाब से बनाया जाता है और फिर आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा दिया जाता है. अब इससे ज़्यादा और क्या करें? सर जैसे इस इंसिडेंस में हुआ कि हमने प्रॉपर पर्सन डिसाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन पेपर लेगा और कौन उसको ओपन करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ढिलाई बरती गई. यहाँ पर सेंटर पे जिस पर्सन को पेपर लेने के लिए डिसाइड किया गया था उसकी जगह किसी अन्य 2 लोगों ने जो उन लोगों के हाथ में पेपर आ गए और वहीं से पेपर लीक हुआ. एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप इसको मॉनिटर कर रही होती तो क्या बदलाव बताते कि ये किया जाए? व्यवस्थागत बदलाव क्या? सर जिस भी पर्सन को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योर करती मैं कि यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए, कि जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है, जिस भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पेपर हैंडलिंग के लिए अपॉइंट किया गया है वो काम उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए. चलिए ठीक है. ये चीज़ें अच्छी नहीं है. मान लिया आप रात में जा रही हैं, पिताजी ने ये कहा कि 8 बजे नहीं जाना चाहिए बाहर क्योंकि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तो आपके इंटरेस्ट की बात है. इस पैट्रियार्की को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी? आप कहेंगे कि नहीं मेरा राइट है, राइट टू मूव फ्रीली, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे जाने देना चाहिए. सर मेरे फादर को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि रात को 8 बजे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया है हो सेल्फ डिफेंस. क्योंकि सर आज हम लड़कों को नहीं रोकते कि आपको नहीं जाना चाहिए 8 बजे बाहर, और अगर हम लड़कियों को शुरू से ही इतना कैपेबल बना दें, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके, तो सर इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम डरें रात को बाहर निकलने से. ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है. आप डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं. एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट. सुना है इसके बारे में आपने? कब उसको इन्वोक करते हैं? सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं? हाँ बताइए ना. सर अभी रिसेंटली राजस्थान में डॉक्टर स्ट्राइक हुई थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट किया था, जहां डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़कर और स्ट्राइक पे बैठे थे, जिससे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था. तो सर ऐसी कंडीशन जहां पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाए तो वहाँ गवर्नमेंट इसको इन्वोक कर सकती है. सर कुछ इन्वोक करने का क्या रिजल्ट क्या होता है? सर गिरफ्तारी होती है अगर कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है प्रॉपरली इस एक्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट उसको फोर्स कर सकती है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप उसको प्रोवाइड कीजिए. ठीक है सर. यस सर. सप्लाई में आधार की क्या भूमिका है? सर आधार कार्ड ने डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सर इनिशियली जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स थे कि जो बेनिफिशियरी की प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो पाती थी, जो पुअर थे वो इंक्लूड नहीं हो पाते थे और जो फेक बेनिफिशियरी थे वो इंक्लूड हो जाते थे, तो आधार ने उसको ख़त्म किया है. और सर इसके अलावा जो इशू था बोगस राशन कार्ड या जो फेक बेनिफिशरीज आ जाते थे, आधार ने उनको भी आइडेंटिफाई किया है. और सर इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिससे पब्लिक डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट हो सके और लोगों को राशन या अदर सिविल सप्लाईज हैं जैसे चीनी, कैरोसिन, उनकी प्रॉपर डिलीवरी हो सके. अच्छा, जो बातें आपने बताई, क्या आधार के बिना ये सब संभव नहीं है? सर आधार के बिना सर जो इश्यूज थे, जैसे लीकेजेस हो रही थी, डाइवर्जन हो रहा था सप्लाईज का, और इसके अलावा सर होर्डिंग और ये मतलब राशन डीलर्स की जो अकाउंटेबिलिटी थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी थी वो हम प्रॉपर्ली इंश्योर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ट्रांसपेरेंट मैनर में हम फूड एंड सिविल सप्लाईज इंश्योर कर पा रहे हैं आधार के इंट्रोडक्शन से. यानी आपके ओपिनियन में आधार जरूरी है? जी सर. चलिए, आपने कॉलेज में रामलीला किया है, हमें 5 देशों का नाम बताएं भारत के अलावा जहां रामलीला मनाया जाता है. सर मैं 2 कंट्रीज़ के नाम बता सकती हूँ बट श्योर नहीं हूँ सर मैं इसमें. सर श्रीलंका और नेपाल है.
अच्छा, और इसकी जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर। अगर मैं कहूँ कि यूरोप में नीदरलैंड में भी रामलीला मनाया जाता है, नीदरलैंड का नाम सुना है? यस सर। आप सहमत होंगे हमारी बात से? सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप राजस्थानी डांस भी करती हैं। यस सर। ये कलबेलिया और घूमर डांस में क्या अंतर है? सर घूमर डांस है वो बहुत ही सॉफ्ट डांस है जिसमें बॉडी की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती सर, जबकि कालबेलिया जो डांस है उसमें हीरोइक एक्शंस होती हैं, जैसे कि आंखों से रिंग उठाना, और जो घूमर है सर उसमें सर्कल मूवमेंट होती है, जबकि जो कालबेलिया है उसमें स्नेक लाइक मूवमेंट होती है, बॉडी को स्वर्ल किया जाता है स्नेक की तरह। सर बेसिकली दो डिफरेंस। ठीक है। और पद्मावत मूवी में एक डांस आया था, जी सर। किस पर बेस्ड था? सर वो घूमर डांस। घूमर पे था। किसने गाया था वो गाना? सर मैं श्योर नहीं हूँ।